Hello, Namaskar. So I'm going to continue those 10-minute videos to get across to you some very important things. छोटी छोटी चीजें दिक्कत करती हैं एंड में, बड़ी वाली चीजें तो हम रिवाइज कर चुके हैं. सो वाइल वी आर डूइंग द सिलेबस, हम सारे चैप्टर्स पे इक्वल वेटेज नहीं देते. हम उस चैप्टर पे उतना वेटेज देते हैं जितना जरूरी है उसको समझने के लिए. बिजनेस साइड में ज्यादा टाइम लगेगा, शायद चैप्टर ऑफ अदर सोर्सेज पे कम टाइम लगेगा, पर क्या अदर सोर्सेज का रेलेवेंस बिजनेस के चैप्टर से कम है? And that is what we are going to look at the chapter weightage of marks. And I always remember, ये हैं दो वर्ड्स जिसके लिए आप लड़ने जा रहे हो. So your motivation comes to be able to earn these two letters next to your name. तो इस समय your effort should be double because the motivation is nothing else but to earn these letters. Because बेटा एक बार ये दो लेटर आपके नाम के पहले लग गए तो वो प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाएंगी. यू विल अर्न योर फ्रीडम, यू विल अर्न योर मनी, यू विल अर्न योर रिस्पेक्ट. तो चलो आओ स्मार्टली करते हैं. पेपर को क्लियर करने के लिए आई हैव ऑलवेज सेड इट इज द पीटीसी मीटर. कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, प्रेजेंटेशन आपको आती है, हाउ टू गेन मार्क्स. और मेरा एक और वीडियो 8 मिनट का 10 मिनट का प्रेजेंटेशन पे भी आने वाला है, जस्ट टू मेक श्योर वी रिवाइज दो स्मॉल थिंग्स, ताकि पेपर में हम लोग कुछ ऐसा ना करके आए जिससे हमारा मार्क्स कम रह जाए. एंड ऑफ कोर्स इज द स्पीड, जिसके लिए भी मैं एक वीडियो निकालूंगा, रीड एंड सॉल्व अप्रोच. तो बारी बारी हमने क्लास में सारी बातें करी हुई हैं, बट जस्ट टू रिवाइज 8 मिनट्स के, आई टोल्ड यू वी विल गेट दीज वीडियोस आउट 8 to 15 मिनट्स. नाउ पेपर पैटर्न क्या होता है? इनकम टैक्स 50 नंबर का है, जीएसटी 50 नंबर का है, वी ऑल नो दैट. एक वीडियो अलग से आएगा ऑन हाउ द फर्स्ट आवर ऑफ द पेपर शुड बी यूटिलाइज्ड, और उसमें आपकी सोच क्या होनी चाहिए. जीएसटी पहले उठाना चाहिए, इनकम टैक्स पहले उठाना चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या है, हर एक टॉपिक के लिए आई एम ट्राइंग टू टेक आउट अ सेपरेट वीडियो. आज का वीडियो इज ओनली टू डिस्कस द चैप्टर वेटेज. व्हाट हैव आई डन? मैंने पिछले 3 पेपर उठाए, जनवरी 25 का, सितंबर 24 का, एंड ऑफ कोर्स फॉर मई 24. आई हैव टेकन 3 पेपर्स, और उनमें आपको पता है मई में एमसीक्यूज रिलीज नहीं हुए थे पर अनऑफिशियली आ गए थे, तो मैंने वहां से एमसीक्यू का वेटेज ले लिया. सितंबर का एमसीक्यू आईसीआई ने रिलीज करा, जनवरी का एमसीक्यू आईसीआई ने रिलीज करा. तो इन 3 पेपर्स में अगर हम देखें कौन से चैप्टर्स का क्या वेटेज है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड भाई लास्ट डे पे हमें कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना. प्लस आई हैव ऑलवेज सेड 15 डेज बिफोर द पेपर, और ध्यान से सुनो, नोट कर लो प्लीज, 15 दिन बिफोर द पेपर, यानी 25th, 26th, 27th अप्रैल को वी विल बी डूइंग व्हाट आई कॉल द गाइडेड फुल डे, 2 days और 2.5 days रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी. क्योंकि जितने टॉपिक्स आपने जल्दी रिवाइज करे होंगे 15 दिन के अंदर अंदर, वो आपको पेपर के लास्ट डे पे ज्यादा याद रहेंगे. एंड रिमेंबर, इनकम टैक्स इज नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट रिटेंशन ऑफ द लॉ. तो 25th, 26th, 27th अगर अभी तक नोट नहीं करा तो नोट करो, एंड मेरा एक और वीडियो उस पे आएगा. तो इस प्लेलिस्ट को आप वो कर लो, आई थिंक सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस प्लेलिस्ट में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए. नाउ एज यू ऑल नो, आई ऑलवेज डू दीज चैप्टर्स बिफोर आई टेक अप एनी ऑफ द अदर चैप्टर्स, क्योंकि इन चैप्टर्स में अगर आप नोट करोगे, इट्स अबाउट 25% of the paper, which is 15 and 11, that is 26% out of 50 marks. तो 50 में से अगर मैं 25% करूं तो ये 12.5 नंबर का या 13 नंबर के तो ये आ ही रहे. इनमें से अगर आप नोट करोगे, इफ आई लीव सितंबर में भी आप देखो रेजिडेंशियल स्टेटस, जनरली यहां पर किससे आता है रेजिडेंशियल स्टेटस, वही कैलकुलेशन ऑफ 61C 618 डीम्ड रेजिडेंट, वो सारी बातें. तो आप देखोगे एमसीक्यू में भी आ रहा है. एमसीक्यू यहां पर 8 नंबर के आए, सब्जेक्टिव आया. आई कीप टेलिंग ऑल माय किड्स, बेटा एमसीक्यू को एक नॉर्मल क्वेश्चन मानो, एमसीक्यू को एमसीक्यू नहीं मानना है. एमसीक्यू इज अ नॉर्मल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस उसमें टाइम बचने वाला है क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन नहीं करना है. सो यू हैव द रीड एंड सॉल्व, रफ वर्क करके सॉल्व करोगे, लिखने का टाइम बचता है, पर आप ऑप्शंस आफ्टर कैलकुलेटिंग द आंसर चेक करोगे, आप इमीडिएटली आप सीधा ऑप्शंस नहीं देखोगे. तो आप देखो, फ्रॉम दिस 11% इज जस्ट फ्रॉम रेजिडेंशियल स्टेटस, एंड कंसिस्टेंटली हर पेपर में आ रहा है. ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी पेपर में मिस करा. तो जनवरी में 2 नंबर का है, सितंबर में भी आप देखो 4 नंबर का है, मई में तो 14 नंबर का है. आई कैनॉट
से कि एक अटेम्प्ट में नहीं आया तो सर ये चैप्टर अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ऐसी बार 2-3 अटेम्प्ट लगातार एक चैप्टर को अगर दे देती है तो फिर थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। और बेसिक्स एंड रेजिडेंशियल स्टेटस का पहले इतने सारे क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आई थिंक 22 to 24 हर पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन आया, तो अब शायद उन्होंने हल्का सा ब्रेक दिया है, पर ये नहीं है कि वो पूछेंगे नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द पेपर, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। TDS एंड TCS, नाउ इफ यू नोटिस TDS TCS का 8 नंबर का जर्नली आ रहा है, इट इज ऑलवेज देयर, 4 से 8 नंबर। रिटर्न्स के चैप्टर को अगर मिला लें तो रिटर्न्स TDS एंड TCS का चैप्टर अगर मिला लें तो आप लगा के देखो, एवरेज 8 मार्क्स ऑफ द पेपर आर देयर। सो 14 मार्क्स ऑफ द पेपर इफ यू नोटिस फ्रॉम द एवरेज इज कमिंग फ्रॉम दीज चैप्टर्स। और ये चैप्टर्स छोटे चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। तो इट मेक्स सेंस टू मेक श्योर दैट ये चैप्टर्स तो हमारे ऐसे स्ट्रांग हों कि भाई इनमें हमारे 14 मार्क्स पूरे हों, तो इसको थोड़ा स्मार्टली करेंगे। Now I will come over here, ये टोटल इनकम का क्वेश्चन ऑब्वियसली एवरेज 13 मार्क्स का आ ही रहा है, कई बार 19 का है, 15 नंबर का क्वेश्चन तो होता ही होता है ना। और ये जो टोटल मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर मैंने बिजनेस एंड प्रोफेशन में ले लिया बिकॉज इट वाज मेनली ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट अल्टीमेटली ये जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है ये आता किस पे है? मेनली या तो सैलरी हेड का होगा, मेन सैलरी होगा, हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस छोटा होगा, या मेन बिजनेस होगा और बाकी छोटे होंगे। मेनली बिजनेस और सैलरी का 70% पोर्शन होता है और बाकी पोर्शन अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ, AMT एंड you have 115 BAC एंड सो ऑन। अब यहां पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि BAC को ICI डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बोलता है और ओल्ड टैक्स रेजिम को नॉर्मल बोलते हैं। तो प्लीज याद करिए एंड अंडरस्टैंड दिस, whenever the word normal tax regime is used या regular tax regime is used, तो ये old की बात कर रहे हैं। regular and normal is old, default is 115 BAC। ये मेरी काफी बात हुई with the board of study members, तो उसके बाद उन्होंने क्लियर कर लिया भी हम ये करते हैं। तो आप इसको याद रखो, नॉर्मल लिखा है, रेगुलर लिखा है तो ओल्ड है, वरना आइडियली क्या लिखना चाहिए, ऑप्टिंग आउट ऑफ BAC। पर अगर टोटल इनकम के क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया कि भाई मैक्सिमाइज द बेनिफिट, मिनिमाइज द टैक्स, देन यू नीड टू नो कि आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम दोनों से निकालना है। तो ये सारा पार्ट इज फॉर अबाउट 13 मार्क्स। तो आप सोचो ये चैप्टर्स 14 नंबर के हैं और बाकी सारा कुछ जो है वो 14 नंबर का आ रहा है। सो ऑब्वियसली दिस बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व, बट अगेन लाइक आई सेड, इसका हमने प्लान बनाया हुआ है और इसकी हमने काफी प्रैक्टिस करी है। नॉट टिपिकली अगर मैं बात करूं हाउस प्रॉपर्टी से, तो अगर एवरेज लें 3 अटेम्प्ट में तो 3 नंबर का आया। सैलरी का, ओनली सैलरी, ऑब्वियसली इसमें भी होगा, ये नहीं मैं कह रहा, पर ओनली सैलरी का देखूं तो कम से कम एवरेज 2 नंबर का है। कैपिटल गेन्स का एवरेज इज अबाउट 3 मार्क्स, बिजनेस का एवरेज इज अबाउट 6 मार्क्स, अदर सोर्सेज इज अबाउट 6 मार्क्स। नाउ आई एम गोइंग टू कम टू द सेकंड सेट। यहां पर ये अदर सोर्सेज से लेके एग्रीकल्चरल इनकम तक, ये मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो गया, क्योंकि अगर हम देखें 6, 7, 8, 10 मार्क्स एवरेज यहां से आ रहे हैं, 14 मार्क्स एवरेज यहां से आ रहे हैं। और आप सबको पता है ये चैप्टर्स, अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, छोटे चैप्टर्स हैं बेटा। सो व्हाट आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड इज कि 25 मार्क्स ऑफ द पेपर इज फ्रॉम दीज 2 कैटेगरीज, और बाकी 25 नंबर का पेपर करने के लिए आपको ये सारा हेड्स ऑफ इनकम एंड टोटल इनकम आना चाहिए। तो आई वुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 2 कैटेगरीज कि ये 25 नंबर मेरे बहुत स्ट्रांग हो जाए, और उसके बाद ऑफकोर्स टोटल इनकम के लिए तो हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ इनकम टैक्स। और अगर हम पीछे चले, मैंने आई थिंक पुराने वाले भी आपको यानी नवंबर 23 से अगर पहले भी देखेंगे तो भी रफली एवरेज वही बन रहा था। ऐसा नहीं है कि ICI ने बहुत ज्यादा चेंज करा है, उन्होंने वही वेटेज रखी है, ऐसा चेंज नहीं दिख रहा मुझे। नाउ लेट्स कम टू GST। अगेन मैंने वही करा बच्चों, आई हैव टेकन 3 पेपर्स और इसको हम सितंबर कर लेंगे। नाउ इफ आई लुक एट दिस GST, इसमें जो मेन हमारे चैप्टर्स उभर के आ रहे हैं, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अगर आप नोट करोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्वेश्चन आता ही आता है, और एक अगर हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मेन क्वेश्चन आ रहा है पेमेंट ऑफ GST,
भाई कैश लेजर से कितना पेमेंट करना है, उसमें कौन से चैप्टर्स हैं, तो इसमें ज्यादा आपके कौन से चैप्टर्स आते हैं, आईटीसी का चैप्टर आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर आजकल बहुत आ रहा है कि आपने कौन सा जीएसटी चार्ज करना है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई यहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली ये जो 3 चैप्टर हैं और एक टाइम ऑफ सप्लाई भी बीच में डाल देते हैं कई बार, तो ये 18 नंबर के जो क्वेश्चन है, जो पहले 15 10 प्लस 5 नंबर का अगर मैं लूं, इज बेस्ड ऑन दीज चैप्टर्स। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गए। कौन से चैप्टर्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, एक आईटीसी हो गया, एक एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत हो गया, क्योंकि इन 3 चैप्टर्स के बगैर आप ये बड़े वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देन तो जीएसटी में हमने जर्नी लिखा है, एक 10 नंबर का आ रहा है, एक 5 नंबर का आ रहा है, और पेपर पैटर्न के लिए अलग वीडियो आएगा। उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई भी काफी हद तक पूछा जाता है। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जीएसटी में थोड़ा इवनली स्प्रेड आउट है। लेटली अगर हम देखेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ रही है, और अब तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की भी वेटेज बढ़ रही है। टीडीएस टीसीएस भी आना शुरू हो गया। तो जीएसटी में ऑलमोस्ट इवनली स्प्रेड आउट है। तो मैंने आपको बोला मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एक एग्जेम्पशंस, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन कम्स एज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन में, चार्ज ऑफ जीएसटी कम्स इन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये मैंने आपको दिए हुए हैं, और जिनके पास मेरा गूगल ड्राइव एक्सेस है, ये फाइल्स उनके पास वहां पर अवेलेबल है। If you have any questions on anything, please write in the comments below. I shall make a short video on that as well. I think by now you will all agree, हमने बहुत stress करा on the PTC meter. Conceptual clarity of course is necessary. पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 120s में 130s में अटक जाते हैं, 150 पूरे नहीं हो रहे। उनका कॉन्सेप्ट मोरलेस क्लियर है, दिक्कत है either on the presentation or on the speed. So presentation will help you capture the marks from ICI. आपको अगर आंसर आता है लेकिन आपको प्रेजेंट करना नहीं आता है तो नंबर नहीं आते। मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, अंकित, आई रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल आई एवर टॉट इन टैक्सेशन। पर उसके मेरे को एक्सपेक्ट करा था ऑल इंडिया हाईएस्ट लाएगा, लेकिन जब पेपर आए तो वो सीए फाइनल के पेपर में फेल था। मैं बड़ा घबराया, मैंने कहा यार चक्कर क्या है। आई आस्क्ड हिम टू कम टू द ऑफिस, आई मेड हिम राइट दैट पेपर, एंड उसने 4 नंबर के सवाल को 2 लाइनों में खत्म कर दिया। यह बात पक्की है कि उन 2 लाइनों में अगर कोई पढ़ा जिसको टैक्स आता है वो पढ़ ले तो उसको पता चल जाएगा यार इस बच्चे को सब आता है। पर दैट इज नॉट हाउ द रूल वर्क्स। तो आई टोल्ड हिम, बेटा ये क्या लिखा है, पहले लॉ लिख, फैक्ट्स लिख, कोरिलेट कर, कंक्लूड कर। कहता सर मैंने कर तो दिया कंक्लूड 1 लाइन में 2 लाइन में। मैं कहा बच्चे ऐसे नहीं होगा। वो जिद में अड़ा रहा। अगली बार भी पेपर देने गया तो उसके 42 ही आए, एंड कॉन्सेप्चुअली वो बहुत स्ट्रांग था। सो रिमेंबर, जस्ट गेटिंग योर कॉन्सेप्ट्स राइट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टोटली गेन मार्क्स। सो आज देखेंगे प्रेजेंटेशन में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके प्रेजेंटेशन के रूल्स सेम रहते हैं। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक थ्योरी। अब अगर मैं इनकम टैक्स का पेपर लूं तो उसमें प्लेन थ्योरी नहीं आती, मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा प्लीज एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस रूल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, नहीं। पर जीएसटी में पूछा जाता है कि आपसे पूछ सकता है व्हाट डज रूल 88C से, व्हाट डज रूल 88D से। जीएसटी में प्लेन थ्योरी भी आ रही है, 5 नंबर की आ रही है। नाउ हाउ डू यू गेन मार्क्स इन दैट? सो वी लुक एट प्लेन थ्योरी क्वेश्चंस। प्लेन थ्योरी क्वेश्चंस में +1 होते हैं थ्योरी क्वेश्चन जिसमें केस स्टडी दे दिया, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स है, आपको बता देगा एक्स इस स्टेट में है, वाई दूसरी स्टेट में है, उसने यहां पर सर्विस दी, वो यूज यहां पर हुई। अब ये एक पैराग्राफ में क्वेश्चन आ गया है, ये थ्योरी का क्वेश्चन ही, पर इसमें एक केस लॉ दे दिया, केस स्टडी दे दिया जिसका आपको कंक्लूड करना है। सो वेदर इट इज द प्लेन थ्योरी क्वेश्चंस और इट इज अ थ्योरी कम प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चन, हम उसके लिए एक रूल फॉलो करेंगे, समथिंग कॉल्ड LFCC, लॉ फैक्ट्स कंक्लूड कोरिलेट। लेकिन अगर आपको भाई क्वेश्चन ही आ गया भी रूल 88C बताओ क्या होता है, तो आप उसका पहले पैराग्राफ में लॉ लिखो, अगले पैराग्राफ में हो सकता है एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बना दो, और लास्ट पैराग्राफ में आप उसको कंक्लूड करो। बट यू नीड टू डिवाइड योर आंसर्स इनटू पैराग्राफ्स। Then when I'm
इस बार मैंने जब रिवीजन बैच लिया, ब्रिज बैच लिया, मैंने बच्चों से क्वेश्चन लिखवाए और उन्होंने धीरे धीरे देखा कि लिखने से कैसे प्रेजेंटेशन बढ़ती है। आई टॉट देम कि प्रैक्टिकल में लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, पैराग्राफ के बीच में लाइंस छोड़नी कैसे है, छोटी बातें हैं, और आपको अंडरलाइनिंग कैसे सीखनी है। आपके जो मेन पॉइंट्स हैं, आपका मेन पॉइंट इन द आंसर शुड बी अंडरलाइन, ताकि एग्जामिनर को क्वेश्चन का आंसर देखते ही पता चल जाए कि भाई ये वाला पॉइंट इसने कैप्चर करा। और एक लंबा पैराग्राफ लिखने से एग्जामिनर भी बोर हो जाता है और शायद वो मेन पॉइंट मिस कर देगा, तो आप डिवाइड करो अपने आंसर को इनटू शॉर्ट पैराग्राफ्स। सो फर्स्ट वन, जैसे आरटीपी का मे का क्वेश्चन है, अब इसमें उसने बताया इंडियन सिटीजन है, रिजाइडिंग मुंबई में है, टाइम है, उसका आधार नंबर भी है, और वो आपसे पूछ रहा है कि उसने आधार नंबर को लिंक नहीं करा विद हिज पैन नंबर, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लॉ लिखेंगे, यानी पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो लॉ एप्लीकेबल क्या है। तो अगर सेक्शन 139AA है तो आप 139AA का रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट लिखो। बट प्लीज रिमेंबर, इफ दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, अगर ये 2 नंबर का सवाल है तो लंबा एस्से नहीं लिखना है, आपका वो 1.8 मिनट का रूल लगेगा, which means if it's a 2 mark question, then all you have is 3.5 minutes to write the entire answer. Think it and write it. First think it and then write it. तो 2 नंबर में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन लिखेंगे, तो अपने जो आपके दिमाग में थॉट चल रहा है पहले उसको समराइज करो, फिर उतारो, सीधा शुरू मत हो जाओ। I always say first spend a minute framing the answer in your mind and then start writing it. Now, अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया तो आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। सो यू हैव टू जज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट बेस्ड नॉट ऑन द क्वेश्चन बट ऑन द मार्क्स एज वेल। तो चलिए लॉ लिखा हमने, लॉ में हमने कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख दिया, तो पूरा लॉ लिख दिया। देन वी कम टू, अगर इस क्वेश्चन में फैक्ट्स थे तो फैक्ट्स भी लिख देते, और नहीं तो हम सीधा कंक्लूड कर देंगे, कंक्लूजन कर देंगे। सो डिपेंड्स ऑन, ये एलएफसीसी कोई रिजिड नहीं है कि आपने चारों पॉइंट लिखने ही लिखने। भाई अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही थ्योरी है तो लॉ लिखो और कंक्लूड कर दो, अगर क्वेश्चन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है तो पहले लॉ लिखो, फिर उसके फैक्ट्स के बारे में बताओ, फिर कोरिलेट करो और कंक्लूड करो। सो दिस इज फॉर थ्योरी क्वेश्चंस। देन वी कॉल, जो मैं कहता हूं देखो, सेमी प्रैक्टिकल। अब सेमी प्रैक्टिकल कैसे है, जैसे स्कोप ऑफ इनकम के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको बोला जाता है भाई ये उसने इंडिया में कमाई, ये बाहर की कमाई, आप बताइए ये R+OR R+NOR के हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। या वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन आ जाते हैं जीएसटी में, भाई आपको टोटल डिटेल दी हुई है, आपको बताता है भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई बताओ, भाई सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट है, सब्सिडी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट है, उसको ऐड करना है नहीं करना है, वो सारी बातें। अब इसको हम बोलते हैं क्या, क्यों, कितना अप्रोच, के क्या। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आरटीपी नवंबर 23 का क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं रीड कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है, सुन लीजिए। इसमें उसने पूछा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस भी निकालिए और असेसेबल इनकम भी निकालिए। तो अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस जब निकालेंगे, उसने पूछा है डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड देयर टोटल इनकम। अब इस क्वेश्चन में आपको ये वाला अप्रोच भी यूज करना है और क्या, क्यों, कितना अप्रोच भी यूज करना है, कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए क्या मुझे इनको बताना पड़ेगा लॉ क्या लगता है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम पहले लॉ लिखेंगे, भाई व्हाट इज द लॉ एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। भाई 61C लग रहा है, उसमें 60 डेज लेना है, 120 लेना है, 182 लेना है, क्यों लेना है, तो वो आप लॉ एक बार लिखोगे, फैक्ट्स लिखोगे और रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे पहले। अब रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए कई बार हमें IOFS निकालना पड़ता है, तो आप यहां पर IOFS जब निकालोगे तो यहां आप क्या, क्यों और कितना अप्रोच फॉलो करोगे, विच मींस यू विल क्लियरली शो ICI व्हाट आर यू कमेंटिंग अबाउट, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज बीइंग टेकन और इट इज नॉट बीइंग टेकन, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने अगर लिया है तो क्यों लिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपने लिया है तो क्यों लिया है और कितना लिया है। सो ये आपका टोटल IOFS आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी मिक्स द आंसर। देन उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ आशा अलग से करेंगे, तो उसके भी लॉ और फैक्ट्स, और आप ऐसे लिख सकते हो लॉ और फैक्ट्स, वहां पर लिखो, एग्जामिनर को बताओ कि मैं लॉ बता रहा हूं बेटा, बेटा नहीं बोलना, मैं लॉ बता रहा हूं आपको। उसी तरीके से इसका जब IOFS निकालेंगे तो अगेन क्या, क्यों, कितना,
Don't reinvent the format of the answer every time. Try and use the standardized formats. ICI भी इन्हीं में प्रेजेंट करता है. And then of course टोटल इनकम जब निकालेंगे तो हम उसको टोटल इनकम का फाइनल आंसर बोलेंगे भी हम अब निकाल रहे हैं टोटल इनकम. सो इफ यू नोटिस इन अ क्वेश्चन लाइक दिस थोड़ा सा कार्य ज्यादा होगा. अगर रेजिडेंशियल स्टेटस भी निकालना है दो लोगों का तो अपने दिमाग में पहले फ्रेम करो भी राम का रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए लॉ अलग है, IOFS अलग है, कंक्लूड करेंगे. फिर कौन है दूसरा, आशा का लॉ लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे, IOFS निकालेंगे, कंक्लूड करेंगे. उसके बाद एक नीचे टोटल इनकम दोनों का निकालेंगे और दोनों का टोटल इनकम का आंसर देकर आएंगे. ऑब्वियसली टाइम लगेगा बट ये फिर क्वेश्चन होगा भी बेटा 8 to 10 मार्क्स का. तो अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके पास 15 मिनट है और हमने लिख के देखे हैं कि 15 मिनट में हम लिख सकते हैं बट वी हैव टू फॉलो द रीड एंड सॉल्व अप्रोच. तो ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन. नाउ इफ आई लुक एट अ क्वेश्चन, अगर जीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जैसे जो मेन 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल फ्रॉम द कैश लेजर. अब उसमें आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस दी होती हैं, अमाउंट दिया होता है. मैंने क्या बोला था, हम अपने आंसर को एक मेन आंसर में कन्वर्ट करेंगे और हमारा मेन आंसर होगा हमारा आउटपुट लायबिलिटी लेजर, इनपुट टैक्स अवेलेबल क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर. तो ये मेरा मेन आंसर हो गया इन जीएसटी. ध्यान दो इनकम टैक्स का भी करेंगे अभी, ये मेन आंसर हो गया. दिस इज फॉर दैट 10 मार्क क्वेश्चन फॉर कंप्यूटिंग द अमाउंट पेबल फ्रॉम द कैश लेजर. अब इसमें हमने वर्किंग नोट का कॉलम बना दिया 1 2 और इसका भी लिख लेंगे 3. मैंने बोला था अगर कोई भी टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज होता है तो उसको मेन लेजर में नेट जीएसटी पेबल इन कैश जो आ रहा है ये हमारा फॉरवर्ड चार्ज का है और ये हमारा आरसीएम का है, ताकि जो टोटल अमाउंट पेबल इन कैश आ रहा है इट इंक्लूड्स बोथ द फॉरवर्ड चार्ज एंड द रिवर्स चार्ज लायबिलिटी. यहां पर वर्किंग नोट 1 जब हम बनाएंगे दिस विल फॉलो द क्या क्यों कितना अप्रोच. भाई आप फॉरवर्ड चार्ज में क्या कर रहे हो, उसको क्यों कर रहे हो और कितना है, और कॉलम में क्लियरली. और जब पेपर में होगा ना, चाहे ये लाइंस हाथ से ड्रॉ करो, टेढ़ी मेढ़ी आ जाए, डजंट मैटर, बट मेक श्योर यू आर ड्रॉइंग द लाइंस सो दैट इट बिकम्स एब्सोल्युटली क्लियर. सिमिलरली मेरा वर्किंग नोट 2 आ जाएगा विच विल बी आईटीसी कैलकुलेशन. अगेन क्या क्यों कितना, और यही फिगर्स जो टोटल आ रहे हैं हम मेन उसमें ले जाएंगे. और एक रिमेंबर वर्किंग नोट 3 हमेशा लिख के आना कैश लेजर का. भाई आईजीएसटी का अगर क्रेडिट है तो पहले हमने आईजीएसटी से लिया, फिर सीजीएसटी या एसजीएसटी से लिया, वो पूरा एक्सप्लेन करके आना क्योंकि आईसीआई उसके भी नंबर रखता है. सो दिस बिकम्स द प्रेजेंटेशन ऑफ द मेन आंसर फॉर जीएसटी. अब चलते हैं इनकम टैक्स पे. नाउ इनकम टैक्स का टोटल इनकम का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है. सो व्हाइल वी आर रीडिंग दैट 15 मार्क क्वेश्चन, और इसके लिए मैं रीड एंड सॉल्व का वीडियो भी दूंगा, उस रीड एंड सॉल्व में हम क्या करेंगे, पढ़ते पढ़ते हम रफ वर्क कर रहे हैं, अभी नीट नहीं कर रहे हैं. सो इफ इट इज अ 15 मार्क क्वेश्चन, रिमेंबर वी हैव अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स. इसमें से हमने 10 से 12 मिनट रखे थे कि हम वर्किंग नोट में रफ में सॉल्व कर देंगे पूरा आंसर पहले, एंड उसके लिए रीड एंड सॉल्व हमने बहुत प्रैक्टिस करा. एंड वंस वी नो द आंसर then we will go and start presenting it. So जब तक हम प्रेजेंटेशन स्टेज पे पहुंचेंगे बच्चों, we already know कि इसमें हमारे कितने हेड्स हैं. तो आपका मेन आंसर विल स्टार्ट लाइक दिस. आप एक लिखेंगे कंप्यूटिंग टोटल इनकम, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, जो भी है, जितने भी उस क्वेश्चन में हेड्स हैं लिखिए और आगे वर्किंग नोट कॉरस्पॉन्डिंगली लिख दीजिए. जीटीआई का वर्किंग नोट अलग लिख दीजिए, डिडक्शंस का वर्किंग नोट अलग लिख दीजिए, और ये आ गया टैक्सेबल टोटल इनकम. यहीं पर जगह आप छोड़ेंगे थोड़ी सी फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स. हो सकता है यहां पर 115 बीएसी भी आ रहा है, तो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम का इनकम अलग आएगा, नया टैक्स रिजीम का अलग आएगा. तो वो हम यहीं पर ही वी कैन से ओल्ड के हिसाब से ये है और न्यू के हिसाब से ये है, और इसी के नीचे इसका टैक्स और इसका टैक्स करके आप यहीं पर कंक्लूड करेंगे, ताकि एग्जामिनर को 6-7 पेज आगे पीछे करके आपका आंसर ना देखना पड़े. उसमें देयर इज अ चांस कि वो गलती करेंगे और आपके नंबर कट जाएंगे. तो प्लीज छोटी छोटी बातों को ध्यान दो. एंड इफ यू नोटिस मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं, कितना टाइम लगता है. वर्किंग नोट अलग से दिखना चाहिए, ये ना हो कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़े कि तुम छुपा के कहीं पर वर्किंग नोट लिखे हुए हो, यहां पर वर्किंग नोट यहां लिख दिए हो, पता नहीं वो ढूंढ रहा है आपका. एग्जामिनर से छुपानी नहीं है चीज, उसको दिखानी है, बिकॉज ही इज गोइंग टू मार्क यू ऑन व्हाट यू शोन हिम. द वर्किंग नोट्स विल नीड टू बी प्रेजेंटेड. अब अगर सैलरी है बेटा,
तो वर्किंग नोट बड़ा क्लियरली लिखो, वर्किंग नोट को अंडरलाइन करो। ऑब्वियसली आप पेपर में अलग कलर के पेन नहीं यूज कर सकते, आप एक ही कलर का पेन यूज करेंगे, ब्लू या ब्लैक। ब्लैक करिए, आई थिंक दैट इज बेटर। नाउ वर्किंग नोट 1, अंडरलाइन इट ताकि दूर से दिखे सैलरी का वर्किंग नोट है। अब यहां पर बेसिक पे है, यहां पर आपका वही है क्या, क्यों, कितना। और यहां पर अगर आरएफए का कैलकुलेशन है, डिटेल में जा रहा है, तो उसका नीचे नोट लिखिए और यहां पर नोट, खिचड़ी मत पकाइएगा बस। अगर मेन क्वेश्चन सैलरी का तो ये मेन आपका आंसर बन गया, अगर क्वेश्चन ही सैलरी का तो ये मेन आंसर बन गया। और यहां पर आप लिख सकते हो वर्किंग नोट्स, तो मेन आंसर सैलरी का हो गया, वर्किंग नोट्स। अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन है तो मेन हमारा टोटल इनकम का चार्ट हो गया, ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्लीज मेक श्योर ये फॉर्मेट्स वहां पर क्लियरली दिखें। अगर 3 घर हैं तो आप तीनों घरों के अलग अलग कॉलम बनाएंगे बच्चों, और पूरा फॉर्मेट लिखो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, ये नीचे आना चाहिए, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, ये अगली लाइन में आना चाहिए। नेट एनुअल वैल्यू, डिडक्शंस पूरा लिखेंगे। और जीएवी निकालने के लिए यहां पर पूरा वर्किंग नोट लिखो। इंटरेस्ट निकालने के लिए वर्किंग नोट लिखो। म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर पेड नहीं है ड्यूरिंग द ईयर और आपने डिडक्शन नहीं दी, उसके लिए भी वर्किंग नोट लिखो। बेटा जो दिमाग में सोच रहे हो पेपर में उतार के आना, बिकॉज एग्जामिनर ने उसके लिए मार्क्स रखे होंगे। और अगर आपने नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग होगी। नाउ इफ दिस इज द मेन क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी का है, देन आई थिंक यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू रियलाइज कि ये मेन आंसर हो गया और इसके नीचे वर्किंग नोट्स आ गए। सो एक ही तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। देन बिजनेस में आपने नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल लिया, उसमें क्या ऐड करा, क्यों ऐड करा, कितना ऐड करा, क्या माइनस करा, क्यों माइनस करा, कितना माइनस करा। और अगर किसी चीज के लिए ज्यादा डिटेल है जैसे डेप्रिसिएशन है तो उसके लिए नोट लिख लो। डू आई नीड टू टेल यू कि अगर सिर्फ क्वेश्चन बिजनेस का है तो ये मेन आंसर हो जाएगा और यहां पर वर्किंग नोट्स आ जाएंगे? नहीं, तुम सीए के बच्चे हो, इतना तुम्हें पता है। नाउ कैपिटल गेन्स का फॉर्मेट, अगेन वी राइट द फुल फॉर्मेट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, नेट फुल वैल्यू, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एग्जेम्पशन देने के बाद टैक्सेबल, ये पूरा लिखेंगे और हर चीज के लिए नोट्स लिखेंगे। एंड अगेन अगर कैपिटल गेन्स का मेन क्वेश्चन है तो ये मेन चार्ट हो गया एंड एवरीथिंग एल्स बिकम्स वर्किंग नोट। नाउ दिस इज अदर सोर्सेस, सेम तरीके से आ गया। नाउ अगर हमारा टोटल इनकम का क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, तो यहां पर कैपिटल गेन्स के 3 फिगर आए होंगे। हो सकता है एक में इनकम है, एक में लॉस है। सिमिलरली हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी के भी 3 है, हो सकता है 2 बिजनेस है। नाउ वी मूव टू तुली सर्स मेन चार्ट, कंप्यूटिंग जीटीआई का चार्ट, 5 कॉलम अप्रोच, जिससे गलती नहीं होती और हमने इस पे प्रैक्टिस करा है। अब आपने जो भी वर्किंग नोट में फिगर्स निकाले थे, हाउस 1 का अलग लिखिए, हाउस 2 का अलग लिखिए, हाउस 3 का अलग लिखिए, बिजनेस का स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड, नॉन स्पेकुलेटिव, लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म लॉस, सारा कुछ अलग अलग लिखेंगे। नाउ कॉलम 2 में आफ्टर क्लबिंग, अगर कुछ क्लब होगा तो यहां पर ऐड कर देंगे। और मैंने आपको सिखाया, नोट 1 लिखेंगे भाई ये हमने क्लब कर दिया। सिमिलरली आफ्टर इंट्रा हेड यानी विद इन हेड सेट ऑफ करेंगे, और जैसे ही कोई सेट ऑफ करा नोट 2 लिख के नीचे लिख देंगे भाई हमने ये हाउस प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस सेट ऑफ कर दिया फ्रॉम दी लेट आउट हाउस। या अगर बीएससी है तो लिख देंगे भी सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस होता ही नहीं है, तो वो सारे नोट्स उनको बता के आएंगे। कॉलम 4 इज आफ्टर इंटर हेड सेट ऑफ। अब इंटर हेड सेट ऑफ के रूल्स लगा के हम सेट ऑफ करेंगे, और जैसे ही सेट ऑफ होगा तो वहां पर आप नीचे लिख दोगे कि ये हमने सेट ऑफ कर दिया। And column 5 is after brought forward set off. Again, we will keep writing the notes भाई कैसे कैसे set off करा। उसके बाद हर हेड के सामने आपके पास जो एक फिगर आएगा, this becomes your GTI, और इस फिगर्स को, इन फिगर्स को उठा के हम अपने मेन चार्ट में ले जाएंगे और यहां पर हम वो फिगर्स डाल देंगे and these figures will become my GTI. So GTI comes from working note 6 and then of course old scheme में डिडक्शंस 2, न्यू स्कीम में 3 मिलती हैं 2, और आपका टोटल टैक्स आ जाएगा। So I hope in a very short video I've been able to explain to you the presentation tips. If you liked it, then please tell me. If you want any other video on a short topic, do tell me. We shall make that for you. आइडिया बड़ा सिंपल है, जाओ बेटा उस पेपर को दिल से दो, एंजॉय करो with all the tools that you need. Crack it. I'm going to try and take you through the calculation of tax.
इनकम टैक्स का जो पहला क्वेश्चन आता है टोटल इनकम का, दैट इज 15 मार्क्स। उसमें जनरली देखा गया है कि आईसीएआई आपसे पूछता है कंप्यूट टैक्स सो एज टू मिनिमाइज द टैक्सेशन। अब ये वर्ड का मतलब क्या है? हमें सबको पता है कि हमारे पास दो रेजीम्स हैं, एक न्यू टैक्स रेजीम 115 बीएसी जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रेजीम बोलते हैं, एंड एज क्लैरिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ स्टडीज, मेरी बात हुई कि नॉर्मल टैक्स रेजीम लिखा हो या रेगुलर टैक्स रेजीम लिखा हो तो वो ओल्ड है। प्लीज मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यू टैक्स रेजीम, डिफॉल्ट टैक्स रेजीम इज 115 बीएसी, नॉर्मल टैक्स रेजीम, ओल्ड टैक्स रेजीम, रेगुलर टैक्स रेजीम, आईसीएआई यूजेस इट फॉर ओल्ड। आप लोगों को जो भी लिखा हो पहले तो क्लियरली पढ़िएगा कि कौन सी टैक्स रेजीम है। अगर लिखा है इग्नोरिंग बीएसी तो ऑब्वियसली ओल्ड है, अगर लिखा है डिफॉल्ट टैक्स रेजीम तो बीएसी, पर अगर लिख दिया भाई कंप्यूट टैक्स टू मिनिमाइज टैक्स, देन आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। नाउ दैट इज वेयर व्हाट वी डू इज आई हैव मेड दिस सिंपल चार्ट। नाउ लेट्स फर्स्ट गो थ्रू योर माइंडसेट। एक बार माइंडसेट देखेंगे, सोचने का सीक्वेंस देखते हैं, फिर मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा जिसको मैं बोलता हूं चार मेन चार्ट्स, चार धाम ऑफ इनकम टैक्स, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फटाफट करके देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले डिफॉल्ट टैक्स रेजीम में हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम टोटल इनकम निकाल रहे हैं उस समय हेड्स ऑफ इनकम में टोटल इनकम निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए हमने चार्ट बनाया था कि जब आप इनकम टैक्स या टोटल इनकम निकाल रहे हो, टैक्स बाद में करते हैं, पहले इनकम निकालते हैं। टोटल इनकम निकालते समय सैलरी हेड में आपको पता है एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है न्यू टैक्स रेजीम में, एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीए का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, अलाउंसेस सारी टैक्सेबल है बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर अ डिसेबल्ड पर्सन 3200 तक की एग्जेम्पशन बीएससी में भी मिलती है, कन्वेंस अलाउंस की, टूरिंग ट्रैवलिंग ट्रांसफर अलाउंस की और डेली अलाउंस की, ये चार एग्जेम्पशन मिलती हैं। लंच वाला 50,000 पर मंथ का जो एग्जेम्पशन था पर्क का वो नहीं मिलता है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 है, ओल्ड में 50,000 है, एंड वो प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता है। ऑल अदर प्रोविजंस रिमेन द सेम, पेंशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेल्फ ऑक्युपाइड घर में लॉस ही नहीं होता है क्योंकि डिडक्शन नहीं मिल रहा है। देन लेट आउट घर में लॉस नॉर्मल सेम तरीके से निकलेगा, बट ओल्ड टैक्स रेजीम में लेट आउट घर का लॉस या सेल्फ ऑक्युपाइड घर का लॉस इंटर हेड 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ हो जाता है। न्यू टैक्स रेजीम में लॉस सेट ऑफ नहीं होगा और वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, यानी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंटर हेड सेट ऑफ नहीं होता है और कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो ये आईसीएआई ने बड़ा क्लियर करा है और मैंने इस पे ब्लॉग भी लिखा था। अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा न्यू में, साइंटिफिक रिसर्च की डोनेशंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो इन हाउस रिसर्च है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। 35 एडी का जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस के इन्वेस्टमेंट का था उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन देना मत भूलिएगा। 35 सीसीसी विच इज फॉर आपका जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे आपने पैसा स्पेंड करा उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब अगर पिछले साल आप नॉर्मल रिजीम में थे यानी ओल्ड में थे और इस साल आप बीएससी में ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो पिछले साल का अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो अगर वो लॉस इन खर्चों की वजह से है तो उस लॉस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, लॉस को माइनस करना पड़ेगा और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। और अगर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से जो ब्रॉड फॉरवर्ड है उसको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में माइनस कीजिए और उसको ब्लॉक में ऐड कर दीजिए सो दैट यू कैन नाउ गेट डेप्रिसिएशन ऑन इट। कैपिटल गेन्स का चैप्टर बेस्ट है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अदर सोर्सेज में अलाउंसेस टू एमपीज एंड एमएलएज इज नॉट एग्जेम्प्ट। फैमिली पेंशन में 25,000 हो जाता है, ओल्ड स्कीम में 15,000 है। डिडक्शंस ऑफ 80C टू 80U आपको JJAA का डिडक्शन मिलेगा विच इज फॉर एडिशनल वेजेस टू वर्कमैन। CCH2 विच इज फॉर अग्निवीर में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड CCD2 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली। एंड प्लीज रिमेंबर इस साल से ये 14% ऑफ सैलरी हो गया है इफ इट इज अंडर द न्यू स्कीम। बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 10AA का बेनिफिट 115 बीएससी में नहीं मिलता है एंड 1032 के 1500 रुपए जो माइनर को एग्जाम्प्ट, पेरेंट को एग्जाम्प्ट होता था माइनर की क्लबिंग के लिए, वो भी नहीं मिलता है। तो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट इनकम डिफरेंटली। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप ओल्ड स्कीम में टोटल इनकम निकाल लीजिए और उसके बाद
न्यू स्कीम के लिए एडजस्टमेंट करके टोटल इनकम निकाल लीजिए, या न्यू स्कीम की निकाल लीजिए टोटल इनकम और बाद में ओल्ड स्कीम की एडजस्टमेंट्स कर लीजिए। दो बार आपको टोटल इनकम निकालने का जरूरत नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। वंस वी हैव द टोटल इनकम विद स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम के रेट्स इवन बीएसई में सेम है, वर्चुअल डिजिटल एसेट 30%, 112 अब हमारा हो गया है 12.5%, दिस इज 12.5%, 112A का भी हो गया है 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा हो गया है 20%, बट दैट विल डिपेंड कौन सी डेट से पहले का है। लॉटरी का 30% है एंड अनडिस्क्लोज्ड इनकम इज 78%। सो वी नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रेट्स बदल गए थे 23 जुलाई 24 से, उससे पहले आपके रेट्स अलग हैं, उसके बाद आपके रेट्स अलग हैं। नॉर्मल इनकम के रेट्स आपके हो गए 3 लाख तक नील, 4 लाख पे 5%, अगले 3 लाख पे 10%, 2 लाख पे 15%, 3 लाख पे 20%, यानी ऑन द फर्स्ट 15 lakhs it becomes 1,40,000 and on the balance it is 30%. So once you calculate tax, you will add surcharge. अगर आपने 87A का रिलीफ देना है, आपको पता है 7 लाख तक का रिलीफ है और 7 लाख से हल्का सा ज्यादा हो तो एक मार्जिनल रिलीफ भी है, वो रेजिडेंट को मिलता है, इंडिविजुअल को मिलता है। तो while we are calculating tax, ये तो हम निकाल ही रहे हैं, पर अब आपको ध्यान रखना है अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो पार्शियल इंटीग्रेशन भी होगा अंडर बीएसई। अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है या 2 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा। 50 लाख से ज्यादा 10%, 1 करोड़ से ज्यादा 15%, 2 करोड़ से ज्यादा 25%, पर रिमेंबर 37% सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल अंडर न्यू स्कीम। मार्जिनल रिलीफ यहां पर भी देना है आपने, सेस ऐड करना है एंड व्हाट वी गेट इज टैक्स 2, इसको हम टैक्स 2 बोलेंगे। तो ये हो गया 115 बीएसई का कैलकुलेशन। नाउ वी कम टू ओल्ड टैक्स रिजीम। यहां पर टोटल इनकम ऑफ कोर्स नॉर्मल जैसे निकालते हैं, स्पेशल इनकम अगेन यहां पर भी वही रेट है 12.5% या 20%, 12.5%, 20%, ये सारे जो आपको डेट 23 जुलाई के बाद की है। एंड नॉर्मल इनकम पे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख का है, रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख का है, अदरवाइज नॉर्मल स्लैब रेट्स। अगेन इफ देयर इज एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा तो पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, सरचार्ज लगेगा और यहां 5 करोड़ से ऊपर 37% वाला सरचार्ज भी है। एंड रिमेंबर टू गिव द मार्जिनल रिलीफ इफ एप्लीकेबल, देन एड सेस, इसको हम बोलेंगे टैक्स ए। अब अंडर ओल्ड रिजीम आपको चेक करना है एएमटी, दैट इज 115 जेसी। 115 जेसी कब चेक करना है? जब आप यहां टोटल इनकम निकाल रहे थे, अगर आपने 35 एडी का डिडक्शन लिया, 10 AA का लिया या कोई प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन ली, एंड इंटर लेवल पे मैंने बोला था JJAA, QQB, RRB आपको याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में 35 AD है, 10 AA है, QQB, RRB या JJAA है, तो अब आप क्या करोगे, आप इस टोटल इनकम में ये एड बैक कर देंगे और 35 AD वाली जो डिडक्शन ली थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो मेरे पास एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी। अब अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख या उससे कम है, लेस देन और इक्वल टू 20 लाख, देन फर्म को छोड़ के बाकी किसी को एएमटी नहीं लगेगा, विच मींस दिस बिकम्स अ टैक्स। फर्म के लिए ये 20 लाख की लिमिट नहीं है, यानी एलएलपी और फर्म्स को तो 20 लाख से कम होगा तो भी आपको एडजस्टेड टोटल इनकम का आपको 18.5% टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है तो इंडिविजुअल वगैरह के लिए भी आपको 18.5% करना है और यहां पर भी सरचार्ज लगेगा। अब यहां सरचार्ज तब लगेगा अगर एडजस्टेड टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख और मोर देन 1 करोड़ और मोर देन 2 करोड़ और मोर देन 5 करोड़, क्योंकि ओल्ड रिजीम में अगर सरचार्ज लगेगा तो रिमेंबर मार्जिनल रिलीफ आपको एएमटी का भी देना है और उसके बाद आपको सेस ऐड करना है एंड व्हाट वी विल गेट इज टैक्स बी। नाउ ए और बी विच एवर इज हायर, अगर ये हायर है तो आपको ये फिगर देना पड़ेगा, इसको बोलेंगे टैक्स 1। पर अंडर दिस बी माइनस ए का एएमटी क्रेडिट मिल जाता है विच कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 15 ईयर्स। नाउ टैक्स 1 या टैक्स 2 विच एवर इज मोर बेनिफिशियल विल बी रिक्वायर्ड टू बी पेड। सो दैट इज योर थॉट प्रोसेस। नाउ इसको एक बार let us go and look at a few questions. Now, Mr. Rishabh is age 55 years and a resident in India. यानी जो अभी पढ़ा, देखें टोटल इनकम निकालने वाला पार्ट आप लोगों ने कर लिया, मैं टैक्स कैलकुलेशन वाला पार्ट करा रहा हूं। टोटल इनकम इज 24 lakhs आफ्टर डिडक्शन अंडर 10 AA of 10 lakhs
and deduction under 80 JJAA of 17 lakhs. What would be the tax liability? Decide whether Rishabh should opt for new or old tax regime. Now BSE में assume कर रहे हैं टोटल इनकम जो है 24 लाख है आफ्टर दीज डिडक्शंस. Now BSE में 10AA मिलता नहीं है पर JJAA मिल जाता है. तो हमने क्या किया, एड बैक किया तो मेरे पास 34 लाख आ गए. 34 लाख पे मैंने टैक्स निकाला. पहले 15 लाख पे आ गया 140, बैलेंस पे आ गया 570 एंड दिस बिकम्स माय टैक्स. नाउ देयर इज नो सरचार्ज, देयर इज नो मार्जिनल, देयर इज नो 87A, मार्जिनल रिलीफ नहीं है. तो मैंने इस पे सेस ऐड किया, मेरा टोटल टैक्स आ गया 738,400, राउंड ऑफ करके 738,400. सो दिस बिकम्स माय टैक्स 2. अब चलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में. 24 लाख मेरी टोटल इनकम है. पहले 10 लाख पे 1,12,500, बैलेंस पे 30% कर लोगे, कैलकुलेशन सेम आएगा. तो इतना टैक्स बन गया. अगेन नो सरचार्ज, नो रिलीफ, सेस ऐड करके इतना मेरा बन गया ए. नाउ अब क्योंकि मैंने डिडक्शन 10AA का और 80 JJAA का लिया हुआ है तो मुझे AMT भी चेक करना है. तो अब हम एड बैक करेंगे. 24 lakhs में 10 lakhs एंड 17 lakhs वी गेट 51 lakhs. दिस इज माई एडजस्टेड टोटल इनकम. 18.5% आ गया. नाउ बिकॉज एडजस्टेड टोटल इनकम इज मोर देन 50 lakhs, अब बेटा यहां लगेगा सरचार्ज. और जब लगेगा सरचार्ज तो मैं चेक करूंगा मार्जिनल रिलीफ. मार्जिनल रिलीफ कैसे करते हैं? अभी जो टैक्स ऑन टोटल इनकम आया वो लिया और अब मुझे AMT टैक्स ऑन 50 लाख चाहिए. 50 लाख पे 18.5% से निकालेंगे. ये आ गया मेरा एक्स्ट्रा टैक्स. हाउ मच इज द इनकम इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs? 1 lakh. तो आई गेट अ मार्जिनल रिलीफ ऑफ 12,850. नो 12,850 का रिलीफ देने के बाद मेरे पास जो टैक्स आफ्टर रिलीफ आया प्लस सेस इज माय टैक्स. नाउ आई हैव टू पे द हायर, तो मुझे इतना पे करना है पर दिस माइनस दिस का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा. नाउ व्हाट शुड आई चूज? ओल्ड रिजीम में 1066 देना है और 5,12,200 का क्रेडिट मिल रहा है. न्यू स्कीम में 738 देना है और कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. सो आई माइट वांट टू चूज द ओल्ड स्कीम. आई होप दिस इज क्लियर. देन एक और लेते हैं. अपने अपने कैलकुलेटर उठा लो, चाहे मेरे साथ कर लेना. मिस्टर ऋषभ इज एज 55 years एंड अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हैज अ टोटल इनकम ऑफ 24 लाख. इस बार 10AA का डिडक्शन मैंने ज्यादा कर दिया, JJAA का सेम रखा है. व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी? नाउ 24 lakhs में 10AA एड बैक होएगा BSE में, सो दिस बिकम्स 51 lakhs. अब BSE के पहले 15 लाख पे 140, बैलेंस पे 30%, टोटल आ गया. बिकॉज नाउ द टोटल इनकम इज मोर देन 50 lakhs, सरचार्ज ऐड करेंगे बेटा एट द रेट ऑफ 10%. जब भी सरचार्ज ऐड करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि दिस इज जस्ट क्लोज टू द 50 लाख लिमिट. अब मार्जिनल रिलीफ चेक करेंगे. सो मेरा टोटल टैक्स आ गया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट टैक्स ऑन द प्रीवियस स्लैब, यानी 50 लाख पे BSE के हिसाब से टैक्स निकालोगे तो आपका 1190 आ जाता है. सो 1342 माइनस 1190, 1,52,000 इज माई एक्स्ट्रा टैक्स. हाउ मच इज द इनकम इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs? 1 lakh. तो मेरे पास आ गया 52,000. सो 52,000 का मार्जिनल रिलीफ दे देंगे. और मैंने कहा था चेक अगर मुझे करना हो तो ये जो आपका टैक्स आया था 1190 का, इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो फिगर आएगा दैट शुड मैच द फिगर आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, विच इज राइट. अब सेस ऐड करो और ये आपका आ गया टैक्स 2. नाउ वी गो टू नॉर्मल. इसमें 24 lakhs पे टैक्स निकाल लिया, 553800 आ रहा है. नाउ AMT में 24 प्लस 27 प्लस 17 68 lakhs आया. इस पे हमने टैक्स निकाला, सरचार्ज 10% ऐड किया, कोई रिलीफ नहीं है क्योंकि तो 68 हो गया, 50 लाख से बहुत ज्यादा है. तो मेरे पास टैक्स आ गया 1439,150. सो आई विल हैव टू पे दिस, माइनस दिस आई विल गेट क्रेडिट. और न्यू में तो इतना ज्यादा है तो आई विल ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम. आई होप यू आर गेटिंग द माइंडसेट बच्चे. कैलकुलेशंस हमने सारी करी हुई हैं. एक आधा और कर लेते हैं. RTP May 23 का क्वेश्चन है. ऋषभ एज 65 years इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हैज अ टोटल इनकम ऑफ 4,50 लाख रुपीज. ये जब बड़े फिगर्स हो जाते हैं ना तो थोड़ा ध्यान से कॉमा लगा के करना, कहीं एक जीरो मिस हो गया गड़बड़ हो जाएगी. कंप्राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर 112 ऑफ 85 lakhs ऑन 20th June 24. अब आपको ध्यान रखना है 20th June 24 है, विच मीन्स द रेट विल बी पुराने वाला.
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर 112A ऑन 3rd September 24, अब यहां पर नया वाला आ गया, एंड अदर इनकम ऑफ 2 crore 90 lakhs, what would be the tax liability under for the assessment year if he has opted out of the provisions of BSE or is covered by 115 BSE? चलिए 115 BSE में बात करते हैं. Now I have a total income of 4 crore 50 lakh rupees, जिसमें 112 का मेरे पास है 85 lakhs, जिस पे रेट लगेगा 20% क्योंकि 23 जुलाई 24 से पहले का है. 112A का 75 lakhs है, जिसमें से 1,25,000 माइनस करेंगे और अब रेट हो जाएगा 12.5%, एंड 2 crore 90 lakhs पे मेरा आ जाएगा नॉर्मल स्लैब रेट. सो द टैक्स टोटली कम्स टू 1 crore 10 lakhs 11,875. अब इस पे हम लगाएंगे सरचार्ज. रिमेंबर द टोटल इनकम इज 4 crore 50 lakhs, so the surcharge will be 25%, और ये मेरा टैक्स आ जाएगा. कोई रिलीफ नहीं है क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर का आपका सरचार्ज का लास्ट स्लैब था, एंड दिस बिकम्स योर नॉर्मल टैक्स. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन स्पेशल इनकम इज द पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम. अब यहां पर एएमटी का तो कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि एएमटी वाली कोई डिडक्शंस नहीं है, ना 10AA है, ना 35AD है, ना आपका कोई प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन है. तो अब आप नॉर्मल निकालेंगे. नॉर्मल में ये वाले तो टैक्स विल रिमेन द सेम, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा. ये वाला टैक्स बदल जाएगा, दिस विल बी एज पर ओल्ड टैक्स रेट्स, एंड यहां पर आपका सरचार्ज लगेगा अगेन 25%, एंड ऑफ कोर्स आपका टैक्स आ जाएगा. नाउ यू सी व्हिच वन इज मोर बेनिफिशियल. ओल्ड टैक्स रिजीम is not beneficial, new tax regime is beneficial. So with a quick, I think I've tried to cover this part क्योंकि this will become the most important part for your 15 mark question, and I repeat again, वो question last में करना. अगर आपको किसी और टॉपिक पे ये छोटे छोटे वीडियोस चाहिए, लिखते जाओ. I shall keep ensuring that I keep getting them for you. All the best बच्चों, keep studying little by little. Papers are starting. हमने जो इतनी देर मेहनत करी, now is the time to show ICI that we are ready to be chartered accountants. Now इस समय fear, घबराहट, भाई क्या होगा, पेपर में कैसे आएगा, is very natural. उसको ज्यादा ओवर स्ट्रेस मत करो. अगर आपने अच्छी तरह पढ़ाई करी है तो ट्रस्ट मी पेपर अच्छा जाएगा. पर कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जस्ट टू रिवाइज दो स्मॉल पॉइंट्स. वो माइंडसेट जो पेपर हॉल में होना चाहिए. पहले 15 मिनट के रीडिंग टाइम में क्या करना चाहिए, पहले 1 घंटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, सारी बातें हमने करी हुई है. बट आई वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट गिव मी 10-12 मिनट्स जस्ट टू गो थ्रू दिस वन लास्ट टाइम, सो दैट इन दैट पेपर वी क्रैक इट. हम लोग लड़ रहे हैं इन 2 अक्षरों के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड लेट मी अश्योर यू दिस एफर्ट इज गोइंग टू बी रियली वर्थ इट. दीज 2 अल्फाबेट्स आर वर्थ फाइटिंग फॉर. तो एक काम करो, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बोलूंगा कि पेपर में जाने से पहले बच्चे बड़े टेंस होते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं. मेरा मानना है कि उस समय माइंड को रिलैक्स करना, म्यूजिक सुनो. हो सकता है जब आप जा रहे हो पेपर हॉल में, उस समय अपने कान में आपने शायद म्यूजिक के ईयरबड्स लगाए हो, या जो भी आपको काम करता है. आई ऑलवेज से बिफोर द पेपर, अबाउट 2-3 आवर्स बिफोर द पेपर, आई यूज्ड टू वॉच सीन. एक मूवी सीन होता था अक्षय कुमार और नगमा का, आई फॉरगेट द मूवी एवरी टाइम, पर उससे मुझे बहुत हंसी आती थी. मैं हमेशा देख के जाता था. उससे क्या होता है, नर्व्स रिलैक्स होती हैं, काम हो जाता है माइंड. हमने इतना पढ़ाई कर लिया कि लास्ट मिनट उसको पढ़ने का कोई ज्यादा एक्स्ट्रा फायदा नहीं होने वाला और टेंशन होने वाली है. अगर मैं इनकम टैक्स के पेपर की बात करूं, जिन बच्चों ने मेरे साथ 24, 25, 26 को पूरा इनकम टैक्स और जीएसटी एक बार रिवाइज कर लिया, उनके लिए लास्ट रिवीजन थोड़ा सा आसान होने वाला है. बट ऑन द पेपर डे, जब 5th को आप पेपर देकर आओगे, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूंगा ऑन यूट्यूब, एंड आई विल गिव यू दैट IQs एंड SATs फॉर दिस अटेम्प्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड स्पेशल एम्फेसिस टॉपिक्स. और वो बेसिकली कवर करेंगे मेजर पॉइंट्स, मेजर क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार पेपर में आ सकते हैं. एंड यू ऑल नो कि पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में, काफी अटेम्प्ट्स में, उसमें से 60, 50, 40% पेपर आ जाता है, सीधा क्वेश्चंस के पॉइंट्स तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो वो मैं आप लोगों को दूंगा. और मैं चाहूंगा कि टैक्स के पेपर से सुबह जब आप पेपर हॉल में जा रहे हो, तो निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले एक बार 50 मिनट 40 मिनट उनको एक बार रीड कर लेंगे, सो दैट बाय द टाइम
दोस क्वेश्चंस एक्चुअली कम, वो पॉइंट्स बिल्कुल फ्रेश होंगे. सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से पेपर में जाने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो. नाउ वेदर इट्स एन अकाउंट्स पेपर, वेदर इट्स अ टैक्स पेपर, लॉ, ऑडिट, सारे पेपर्स के कुछ कॉमन टिप्स हैं. आई वांट टू शेयर देम विद यू. सबसे पहले हम लोग कई बार इमोशनल हो जाते हैं. एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1, भाई वहीं से शुरू करेंगे. अरे भाई यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 1 दिया इसे हमें, और कई बार उसी में अटक जाते हैं और उसी में इतना टाइम लग जाता है कि यार माइंडसेट खराब हो जाता है एंड वी काइंड ऑफ लूज फोकस. वो कहते हैं ना, ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं. So to avoid that, what is it that we should do? So सबसे पहले you have to remain calm, and calmness में breathing exercise काम आती है. I keep teaching you the art of long breaths. लंबी सांस लीजिए. जब थोड़ा सांस फूल रहा है या जब थोड़ा एंजाइटी हो रहा है, try and do those 10 long breaths. मैंने आपको सीक्वेंस सिखाया 6-6-6. पेपर हॉल में भी करना पड़े तो करिए, so that you can relax over there. Now remember, if a question is taking too much time, leave it. आपके पास 1.8 मिनट्स पर मार्क है तो आप प्लीज उस रूल को फॉलो कीजिए. तो 10 मार्क क्वेश्चन शुड नॉट टेक मोर देन 18 to 20 मिनट्स. अगर लग रहा है तो छोड़ दीजिए. उसके नीचे एक थोड़ा सा पैराग्राफ की जगह छोड़ दीजिए. भी एंड में पेपर में टाइम बच जाएगा तो वापस आगे कर लेंगे. बिकॉज रिमेंबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्क्स. ये क्वेश्चन पे आप ऑलरेडी 18 मिनट लगा चुके हैं. आप इस पे अगर 5-7 मिनट और लगाएंगे तो कितने नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे? शायद 1 या 2. लेकिन अगर यही टाइम आप एक नए क्वेश्चन पे लगाएंगे तो शायद 3 या 4 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए. सो आई ऑलवेज बिलीव इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टाइम. सो प्लीज मेक श्योर यू आर यूटिलाइजिंग दिस प्रॉपरली. डोंट अटेम्प्ट द पेपर इमोशनली. चूज द फर्स्ट आवर केयरफुली. अभी इसके बारे में बात करते हैं, 2 मिनट दीजिए मुझे. एंड रिमेंबर, एवरी मार्क काउंट्स. स्टेप मार्किंग है. अगर आप स्टेप लिख रहे हैं, आपको शायद क्वेश्चन पूरा नहीं आता बट थोड़ा बहुत पॉइंट्स उसमें आपको आते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जो आता है वो जरूर लिख के आएंगे क्योंकि हो सकता है उसका आधा नंबर मिल जाए. एंड रिमेंबर, 59.5 is 60 बट 59 is 59. एंड बोलना नहीं चाहिए पर 39.5 is also 40 बट 39 is 39. So remember, ICAI ने आधे नंबर को राउंड ऑफ करना है. So make sure you are fighting for every mark. And of course we know 1.8 minutes per mark. So emotional नहीं होना है. From this slide I'm telling you. Of course there is a PTC rule. आपका टाइमली क्वेश्चन कंप्लीशन चाहिए. क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं एंड प्रेजेंटेशन आपको लिखना है. बट नाउ कई बच्चे होते हैं, सर एंग्जाइटी होती है, पूरा आंसर नहीं सही निकला तो क्या होगा? सर फेल हो जाएंगे. मैं हमेशा अपनी कहानी सुनाता हूं, 2 मिनट लगाऊंगा, तुम्हें भी सुनाऊंगा. अकाउंट्स के पेपर में मेरा एक भी आंसर सही नहीं था, ये सारे बच्चों को पता है, पर मेरे फिर भी 56 आए थे क्योंकि मेरी बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता था वो खाली होता था, पर जो मेरे दिमाग में चल रही थी एंट्री, मैं 5-6 पेज के वर्किंग नोट्स लिख के आता था, जिसकी वजह से मुझे मार्क्स मिल जाते थे. और मेरे कई फ्रेंड्स थे जिनका पूरा पेपर सही था, बैलेंस शीट मैच कर रही थी, पर उन्होंने वर्किंग नोट्स नहीं लिखे, उनके मेरे से कम आए. तो बेटा अपने आप को डराओ मत. डू नॉट स्केयर योरसेल्फ. इफ यू कैन डू 80% ऑफ द पेपर, 80% राइट, यू स्टिल गेट 64. सो आपको 80% पेपर 80% राइट करना है और आपकी एग्जामिशन आ सकती है. सो वहां पर जो लिख रहे हो, जब लिख रहे हो, वर्किंग नोट्स में डिटेल में देकर आना. वर्किंग नोट्स कैरी मोर मार्क्स देन द फाइनल आंसर. सिर्फ आंसर मत लिख के आओ, एक्सप्लेन करके आओ, बिकॉज रिमेंबर रीजंस कैरी मार्क्स. ठीक है, सो ये याद रखना आपने. देन माय फेवरेट वर्ड्स, व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन स्लोली. और हम रीड एंड सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम रीड एंड सॉल्व. तो आई हैव टोल्ड यू ऑफन कि जो आपको आंसर शीट मिला उसके लास्ट 3-4 पेजेस को रफ बुक बना लो. जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो साथ साथ अपनी नोटिंग्स रफ में करो, टाइमलाइंस बनाओ टैक्स में, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो रफ में, सो दैट बाय द टाइम यू स्टार्ट राइटिंग द प्रेजेंटेशन तब तक आपका आंसर पूरी तरह क्लियर है आपको और कटिंग नहीं होएगी. सो रीड एंड सॉल्व, रीड स्लोली, एंड व्हाइल रीडिंग यू आर थिंकिंग क्लियरली एंड मेकिंग दोज रफ नोट्स, एंड ऑफ कोर्स यू विल स्टे काम. और बेटा पहले 1 घंटे में वो जो हैंडराइटिंग सुंदर सी बना के लिख रहे होते हैं ना, उसका टाइम नहीं है. सो मेक श्योर द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग, यू आर राइटिंग फास्ट, बिकॉज दैट पेपर हैज अ टाइमलाइन एंड आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है.
आपको प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया आती है, पर अगर पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ तो भी नंबर जाएंगे। सो पीटीसी मीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक मैं टैक्स के पेपर का हल्का सा एडिशनल पार्ट आप लोगों को कराऊंगा, बिकॉज अभी तक जो बातें करी वो सारे पेपर्स के लिए रेलेवेंट। नाउ टैक्स के पेपर में यू गेट अबाउट 15 मिनट्स टू रीडिंग द पेपर। उसमें क्या करना है, जो आजकल पेपर पैटर्न देखा जा रहा है, टैक्स में उन्होंने 2 केस स्टडी दिया 6-6 नंबर का, और 1-2 नंबर का एमसीक्यू आ रहा है और 1 नंबर का एमसीक्यू आ रहा है। दिस पैटर्न कैन चेंज एनी टाइम। सो हम नहीं कह रहे कि ऐसा ही आएगा, पर टोटल एमसीक्यूज 15 नंबर के होंगे। सिमिलरली फॉर जीएसटी टोटल एमसीक्यूज आर 15 मार्क्स। देन वी नो क्वेश्चन 1 इनकम टैक्स का कंपल्सरी होता है, टोटल इनकम का। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 में से यू हैव टू डू एनी 2। सिमिलरली जीएसटी में क्वेश्चन 5 इज फॉर 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। जनरली देखा है 2 डिवीजन आती हैं, पेमेंट ऑफ जीएसटी, पे मिनिमाइज द कैश लेजर वाला, और एक जनरली वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला होता है। बट ऑफ कोर्स ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 6, 7, 8 में से एनी 2 करने। नो जो तो कंपल्सरी है बेटा वो तो करने ही करने हैं। तो हम लोग पहले 15 मिनट में शायद इनमें से डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। सो आई विल टेक इफ आई वर यू द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम टू डिसाइड मैंने कौन सा क्वेश्चन यहां छोड़ना है, ताकि मेरा पेपर का टाइम वेस्ट ना हो। और अगर मेरे पास ये जल्दी डिसाइड हो गया देख के, तो यहां पर भी हम डिसाइड कर लेंगे भाई कौन सा क्वेश्चन अपने को बहुत अच्छी तरह करना है या कौन सा हमें नहीं आता। सो हम मार्क कर लेंगे ताकि एक आइडिया लग जाएगा। व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग, व्हाट इज द सीक्वेंस आई वुड यूज। बाकी आप सबका अपना अपना सीक्वेंस है। देखो मेरा सीक्वेंस होगा, जीएसटी के 2 क्वेश्चन मैं फर्स्ट पिकअप करूंगा। पहला मैं ये पिकअप करूंगा, देन सेकंड आई वुड पिक अप the GST MCQ, and then maybe I will pick up the GST question. So basically I'm going to try and give GST the first shot. पर कई बार ऐसा देखा गया है कि GST में आप लोगों को मुश्किल क्वेश्चन आ गए या थ्योरी क्वेश्चन आ गए जिसका बारे में आपको नहीं आ रहा, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। बट आई वुड ट्राई एंड फिनिश GST इन द फर्स्ट 1 hour 15 minutes। GST में लिखना कम है, थोड़ा छोटा होता है, तो आपके टाइम से खत्म हो जाएगा। एंड रिमेंबर केस स्टडी में, MCQs में आपका लिखने का टाइम बच रहा है। सो वी नीड टू बी वेरी फास्ट एंड वेरी फोकस्ड व्हाइल सॉल्विंग द जीएसटी। देन बच्चों आई वुड प्रोबेबली गो एंड ओवर हियर गो टू द 4th पार्ट, डू दीज 2 क्वेश्चंस। देन आई वुड लुक एट द एमसीक्यू ऑफ इनकम टैक्स एज माय 5th, एंड ये लास्ट वाला दिस विल बी माय 6th। यानी जो कंपल्सरी क्वेश्चन है इसको लास्ट हाफ एन आवर के लिए रखना, क्योंकि तब तक आपका पेपर देखो एक तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम जीएसटी को पहले 1 hour में कर लेते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि चलो 30-35 तो आ जाएंगे, 1 hour 15 मिनट्स में कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अप जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल जब आप होता है ना, तो दिमाग और तेज सोचता है एंड इट विल बी एबल टू हेल्प यू सॉल्व इवन अ टफ क्वेश्चन। देयरफॉर लाइक आई सेड, इससे शुरू नहीं करना प्लीज बच्चों, इसको लास्ट हाफ एन आवर के लिए रखना है, एंड इवन दीज कैन बी फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। बट इन द पेपर यू विल हैव टू इंप्रोवाइज। अगर ये मुश्किल आ गए तो यहां से शुरू करो, है ना। सो यू विल हैव टू चूज। अब बच्चे पूछते हैं सर अगर मैंने एक क्वेश्चन यहां का कर लिया और दूसरा फिर ये शुरू कर दिया, फिर तीसरा ये कर लिया, फिर ये कर लिया, क्या मैं कर सकता हूं? यस कर सकते हो। तो अगर आपने पहला ये चूज कर लिया, ये आपको अच्छी तरह आता है, आपको क्वेश्चन 2 अच्छी तरह आता है, तो आप प्लीज, वो बुकलेट अलग अलग है। कई बच्चे पेपर के बाद आके मुझे कहते हैं सर मैंने एक ही बुकलेट में दोनों आंसर दे दिए। तो प्लीज रिमेंबर इनकम टैक्स और जीएसटी का बुकलेट अलग अलग है, वो चेंज कर लेना प्लीज, ठीक है। सो यू कैन यूटिलाइज द टाइम विच एवर वे यू वॉन्ट। नाउ गो गिव योर बेस्ट, गॉड विल बी विद यू बिकॉज यू वर्क हार्ड। आपने मेहनत कर ली है, बस वहां जाके अब आईसीआई को दिखाना है, तो जरा कॉन्फिडेंस से जाओ। रिमेंबर इट्स अ नॉर्मल पेपर और हर बच्चा आपके जैसे टेंस है, और अगर पेपर मुश्किल आएगा तो आपके लिए नहीं सबके लिए मुश्किल होगा। आपने बस सबसे बेटर करना है। सो वहां पर रिलैक्स करो, अपने आप को डराओ मत, एंड कीप टेलिंग योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग फ्रॉम हियर ऑन, आई हैव वर्कड हार्ड, God please help me solve it in time, and God will be with you. I shall be sending all the positive vibes. All the best बच्चों, crack it.